So let us start. So welcome again. Our today's topic is difference between alternating current and direct current. So first of all, we already know about direct current. That what is direct current? The direction of direct current remains unchanged. मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो. हाँ, मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है. चेंज इन मैग्नीट्यूड चेंजेस और नॉट चलेगा, मगर डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर सर्किट में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है वायर में तो ऐसा ही फ्लो करेगा, ऐसा नहीं उल्टा हो जाए ना हो. मगर अल्टरनेटिंग करंट में इट विल हैपन द डायरेक्ट करंट एंड the direction and magnitude of alternating current changes frequently. Alternating current में एक हाफ साइकिल में करंट सर्किट में कुछ डायरेक्शन में बहेगा और दूसरे हाफ साइकिल में उल्टे डायरेक्शन में बहेगा, देखे थे हमने. फिर अल्टरनेटिंग करंट, अब ये वाली बात ध्यान देना, इसी के ऊपर बेस है अपना अगला चीज. अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट एग्जिबिट मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट, इट शोज ओनली हीटिंग इफेक्ट. देखो ये क्या बात बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होता है. देखो अल्टरनेटिंग करंट इवेंचुअली हमको क्या मिलने वाला है उससे, हम उसका कुछ ना कुछ यूज करने वाले हैं, है ना. तो अल्टरनेटिंग करंट से हमको मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं मिलता. मतलब मैं एक ब्लॉक ले लूं लोहे का, एक सॉफ्ट आयरन ले लूं, सॉफ्ट आयरन लिया, इसमें मैंने करंट को फ्लो किया अल्टरनेटिंग करंट को, तो ये मैग्नेट नहीं बनने वाला, ये नहीं बनने वाला. मगर हाँ, डायरेक्ट करंट में अगर मैं इस सॉफ्ट आयरन के ब्लॉक से मैंने डायरेक्ट करंट को फ्लो किया या फिर इस वायर से मैंने डायरेक्ट करंट को फ्लो किया तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर देगा. इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसको आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. क्यों नहीं होगा सर ऐसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा बनता. मगर हर साइकिल में, एक साइकिल में पॉजिटिव होता है करंट और दूसरे में उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, और ये हर एक सेकंड में 50 बार चेंज होता है. तभी तो हम लोग बोलते हैं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज. मतलब एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव होता है करंट और 50 बार नेगेटिव हो जाता है. अभी ग्राफ देखियो ना, ये देखो, ऐसा 50 बार होगा पॉजिटिव और ऐसा 50 बार नेगेटिव होगा. इसका मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव 50 बार हो जा रहा है. तो एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं दे पाता. एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसका जस्ट अपोजिट दूसरे साइकिल में बनाएगा, तो टोटल इफेक्ट में बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ नहीं दे पाता. उसी तरीके से केमिकल इफेक्ट, मान लो ये कैथोड है या एनोड है, इसमें करंट हमने एसी करंट डाला, तो ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा डिपेंड करता है कि करंट कैसा फ्लो हो रहा. अगर इसके करंट का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा तो एक साइकिल में पॉजिटिव बना और दूसरे साइकिल में नेगेटिव बन के ये 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव बन के क्या होगा, कोई भी तरीके से पॉजिटिव ना कैथोड बन पाएगा ना एनोड बन पाएगा, तो केमिकल इफेक्ट भी नहीं मिलेगा. हाँ, मगर एक बात है कि करंट फ्लो तो हो रहा है. देखो यहां भी करंट फ्लो हो रहा है, यहां भी करंट फ्लो हो रहा है, और हमको मालूम है हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, H इज इक्वल टू, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला याद आ रहा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. किसी सर्किट में रेजिस्टेंस है, टी समय के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड कितने भी समय के लिए अगर हम लोग करंट बहा दिए तो आई करंट मिलना चाहिए, कोई ना कोई करंट बहना चाहिए, हीटिंग होगी. मतलब अल्टरनेटिंग करंट हीटिंग इफेक्ट जरूर देगा. एक वायर से आप करंट फ्लो करो, वो हीट होने लगेगा, हीटिंग इफेक्ट देगा. यानी कि एसी करंट में हम लोग हीटिंग पा सकते हैं. ठीक, डायरेक्ट करंट में तीनों चीज मिलेगी हमें, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलेगा, केमिकल इफेक्ट भी मिलेगा और हीटिंग इफेक्ट भी मिलेगा. ठीक, अब तीसरी चीज समझ में आई वाली बात, बताओ आया, हवा लगी वाली बात. ये सेकंड पॉइंट जो है यही हमारे आगे का काम है, आगे का काम का है. अभी नेक्स्ट जो चीज पढ़ने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो इस पे डिपेंड करेगी. ठीक है, अब अगली तीसरी चीज है ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं भाई. अरे ट्रांसफॉर्मर है, घरों के हर गली में एक ट्रांसफॉर्मर दिखता है हमको. उसका काम क्या होता है, दूर से आती है जो वायर है ना, जहां से प्लांट से आ रही वायर, उसको कन्वर्ट कर देना घर में यूज करने लायक वोल्टेज के. क्यों? क्योंकि घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए वो कम चाहिए, ज्यादा में एक्सीडेंट हो जाएगा. तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हमारे यूज करने लायक करंट को चेंज करता है. तो ट्रांसफॉर्मर एसी करंट को काम कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर एसी करंट पे काम कर सकता है. ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड इन दिस करंट, एसी करंट.
मगर डीसी करंट में कोई ट्रांसफॉर्मर काम नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण के बारे में आप लोग इस चैप्टर के पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब होता था? जब फ्लक्स में कोई चेंज हो। तो ट्रांसफॉर्मर में जब करंट को फ्लो करते हैं तो करंट की वैल्यू कम होती, ज्यादा होती, कम होती, ज्यादा होती है। इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आता है, और फ्लक्स में चेंज होने के कारण सामने में रखा हुआ दूसरा कॉइल जो रहता है उसमें अपने आप करंट डेवलप होने लगता है, इंड्यूस होने लगता है। ट्रांसफॉर्मर उसी बेसिस पे काम करता है। और डीसी करंट में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो पाएगा, उसका करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी ना, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो पाएगा, तो ट्रांसफॉर्मर काम नहीं कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट बोलता है, वैसे तो कई पॉइंट बना सकते हैं छोटे छोटे, मगर बेसिक पॉइंट 4 बता रहा हूं। दिस करंट इज मोर रिस्की कंपेयर टू डीसी करंट। देखो ये अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, इसकी देखो पीक वैल्यू ऊपर से लेके नेगेटिव की पीक वैल्यू तक जा रही है। देखो कहां से कहां तक जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी फ्लक्चुएट हो रही है। तो सोचो इतने फ्लक्चुएशन का जो करंट है उसकी इफेक्ट कितना रहेगा, इफेक्ट क्या हो पाएगा, रिस्की हो जाता है। अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए डायरेक्ट करंट लेस रिस्की होता है। हाँ नहीं, ऐसा मत सोचना डायरेक्ट करंट में कोई खतरा नहीं रहता, उसमें भी खतरा रहता है। हमको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, हीटिंग भी होती है ना, तो हाथ जल भी सकते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक भी मिलेगा। मगर हाँ, उसका जो पीक वैल्यू रहता है वो वैल्यू सिंपल रहेगा। 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर का शॉक वैसा भी लगेगा, मगर इसमें पीक वैल्यू ज्यादा होने लगती है, एवरेज से ज्यादा पीक वैल्यू रहती है। देखो एवरेज तो कुछ और होगा, मगर पीक वैल्यू ज्यादा है, और पीक वैल्यू का इफेक्ट आपको मिलेगा। तो बोलो डिफरेंस बिटवीन याद रहेगा? आसान भाषा में मैंने समझाया, डिफरेंस बिटवीन याद रहेगा? बोलो सब बताओ, कितने स्टूडेंट है अभी? 13 स्टूडेंट्स आर हियर। याद रहेगा? डिफरेंस बिटवीन याद रखना है ना, डिफरेंस बिटवीन याद रहेगा तो आप लोग आगे भी इसको समझ पाओगे। और हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वही चीज है रिलेटेड टू दिस डिफरेंस बिटवीन। अभी अभी हमने समझा कि अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देगा, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगा, केमिकल इफेक्ट नहीं दे पाएगा, हीटिंग इफेक्ट दे पाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट मिलेगा आपको अल्टरनेटिंग करंट से। तो हम लोग उससे रिलेटेड एक बात समझते हैं, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, देखो क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, पहले तो समझ लेते हैं, फील बाद में लेंगे। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट is defined as the value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by alternating current when passed through the same resistance for same time। इसको डिनोट करते हैं IRMS से, और आज हम लोग इसी को समझने वाले हैं, IRMS। IRMS का मतलब होता है रूट, देखो R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, I फॉर करंट, IRMS। इसी को ना I इफेक्टिव भी बोलते हैं, IEFF करके कहीं लिखा हुआ मिलेगा नीचे में, तो I इफेक्टिव भी होता है। और I इफेक्टिव क्यों बोलते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। अब फील को समझो, देखो क्या होता है। देखो एक डीसी करंट हमने एक रेजिस्टेंस से फ्लो किया, मान लो ये है वो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से मैंने एक डीसी करंट फ्लो किया। डीसी करंट मतलब I की वैल्यू डिफाइंड है, इससे करंट फ्लो किया, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इतना हीटिंग मिलेगा, इतना हीटिंग मिलेगा। और हमने बोला है कि एसी करंट भी हीटिंग देता है, एसी करंट भी हीटिंग देता है। तो मतलब एक डीसी करंट जितना हीट देता है, एक डीसी करंट जितना हीट देता है उतना ही अमाउंट का, उतना ही वैल्यू का एक एसी करंट हीट देगा। तो उस करंट को हम बोलेंगे IRMS। और ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको भी समझ लो, इसी से समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो हमने इसके पहले अभी आपसे पता कि हमने जाना था कि I एवरेज क्या होता है। मतलब आपको पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट एक सर्किट से कितना फ्लो कर रहा है, तो आप I एवरेज की वैल्यू बताओगे, क्योंकि करंट की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है। तो 5 एम्पियर उसका I एवरेज था, एवरेज करंट था। मगर अगर आपको पूछा जाए कि कितना इफेक्ट का करंट है, कितना करंट है जो इफेक्टिव है,
उस सर्किट में। देखो इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट क्या इफेक्ट डाल रहा है, हीटिंग इफेक्ट डाल रहा है, और इस सर्किट में जो हीटिंग इफेक्ट डल रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट के कारण डल रहा है। मान लो अभी मैं इसी ऐसा ही एक रेजिस्टेंस लेता हूं और इसमें से अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करता हूं, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करता हूं, एसी करंट को फ्लो करता हूं, तो ये एसी करंट कितने डीसी करंट के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो अलग प्रकार का करंट है, एक है फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और वैल्यू भी चेंज हो रहा है, और एक है जो कांस्टेंट है, मगर दोनों एक प्रकार का इफेक्ट शेयर करते हैं, जो एक प्रकार का रहता है, एक जैसा रहता है, वो होता है हीटिंग। तो यहां भी आई स्क्वायर आर टी, यहां भी आई स्क्वायर आर टी, मगर यहाँ पे आई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आई की क्या वैल्यू रखूं कि वो हीटिंग को मैं कंपेयर कर सकूं। और हीटिंग असल में क्या है, ये इफेक्ट है, एक प्रकार का इफेक्ट। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा इफेक्ट है, इतने डीसी करंट के लायक कौन सा करंट है जो एसी में इफेक्ट डाल रहा है, इसीलिए उसको आई इफेक्टिव भी बोलते हैं, आई इफेक्टिव बोलते हैं। और रूट मीन स्क्वायर क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। क्या ये समझ में आया कि आई इफेक्टिव क्या होता है, आई रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? अगर ये समझ में आया तो मैं आगे बात करूंगा। बताओ, देखो हो क्या रहा है, डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है, हीटिंग पैदा कर रहा है, मगर एसी करंट जब फ्लो करेगा तो भी हीटिंग पैदा करेगा, वो हीट पैदा करेगा। मगर अगर उसको कंपेयर करूं इसके साथ में, देखो मेरे को एक करंट की वैल्यू बताना है, कितने कितने वैल्यू का करंट सेम इफेक्ट डाल सकता है जितना एसी करंट डाल रहा है, जितना डीसी करंट डाल रहा है। तो हम लोग वहां पे क्या बताएंगे, हम लोग वहां पे बताएंगे आई इफेक्टिव, आई इफेक्टिव यानी कि आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोलो फील आया, चमका कॉन्सेप्ट? अरे कुछ पल्ले पड़ा क्या? हाँ या ना, बताओ बताओ। आई इफेक्टिव असल में क्या है, सेम इफेक्ट डालने वाला। हम आई एवरेज और आई इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, आई एवरेज और आई आरएमएस, यही दो चीज पढ़ना है, और हम लोग समझ जाएंगे कि करंट के बारे में क्या होता है। क्या होता है आई एवरेज? वो करंट था जो पूरे फ्लक्चुएशन होने के बाद में एक वैल्यू बताएगा आपको और समझ जाओगे। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। देखो आई एवरेज वो करंट था जो आपको एक वैल्यू बताता था चेंजिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू अल्टर हो रही थी, चेंज हो रही थी, तो उसमें से एक वैल्यू आपको बता देगा आई एवरेज, जो कि क्या था, इसका वैल्यू कैसे पता चलता था? हाँ आपको 2I0 अपॉन पाई, ये आता था वैल्यू 2I0 अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू 0.637 बनती थी। तो आपको यहां से वैल्यू पता चल जाएगी करंट की। मगर ये जो करंट है वो कितना इफेक्ट बनाएगा, कौन सा इफेक्ट बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट। तो उस इफेक्ट बनाने लायक करंट को, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे, एक वैल्यू बताना है जो इफेक्ट डाल रहा है, कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। उतने की वैल्यू डालने वाला इफेक्ट को आई आरएमएस बोलेंगे। उतने की वैल्यू, उतने का इफेक्ट लगाने वाला, इफेक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, आम भाषा में बताऊं तो, कि है तो बड़ा ताकतवर दिखने में आदमी, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल एक लड़का है बड़ा ताकतवर, बढ़िया बॉडी बॉडी बना के बैठा है, मगर इफेक्ट उसका कैसा है? बिल्कुल एक पतले दुबले लड़के के जैसा, है ना। मतलब इफेक्ट क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल दौड़ने में बिल्कुल एक पतले दुबले लड़के के जैसा ही है, मतलब इफेक्ट इज सेम, काम का उतना ही है जितना दूसरा लड़का है, मगर दिखने में तो बस बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं, दिखने में बढ़िया ज्यादा ही होगा कुछ, मगर है उसका इफेक्ट उतना ही जितना एक नॉर्मल लड़के का है, एवरेज का है। एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर इफेक्टिव बात कर रहा हूँ, आई इफेक्टिव। यहाँ इफेक्ट की बात क्यों करना है? क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, तो कितने का इफेक्ट डाल सकता है ये? दिस इज आई आरएमएस। क्या बात समझ में आई? हल्की सी पल्ले पड़ी, और भी समझ में आएगी, आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हम लोग जानते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट I, किसी भी इंस्टेंट में अगर आपको I की वैल्यू चाहिए तो पीक वैल्यू के साथ में साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई, ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या है? टाइम। अब देखो, इफ दिस करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस R, अगर इसी करंट को हम लोग किसी रेजिस्टेंस से फ्लो करेंगे फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, छोटे से समय के लिए, देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मैं अगर छोटे से समय की बात करूं, छोटे से समय की बात करूं, तो मैं आई करंट को कांस्टेंट मान सकता हूं। अरे देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पे देखो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पे हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है।
ये टी टाइम। तो अगर मैं छोटा सा समय लेता हूँ, छोटा सा समय dt लेता हूँ, तो ये छोटा सा समय जो है उसके लिए मैं करंट की वैल्यू को आई मान सकता हूँ, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट मान सकता हूँ। देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है एक पॉइंट के लिए। तो चलो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज के लिए हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, तो छोटा सा समय के लिए करंट बहा, तो छोटा सा हीटिंग हुआ, अरे थोड़ा सा हीटिंग हुआ, DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अभी DH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। मगर मुझको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल हीटिंग कैसे पता चलेगा, इंटीग्रेट कर दो। हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं इंटीग्रेशन, कब के लिए, जब आपको थोड़े से समय के लिए या थोड़ी सी क्वांटिटी के लिए कोई चीज वैल्यू पता चल जाए और उसको पूरे को इकट्ठा करना हो। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इकट्ठा करना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक, पूरे समय तक हम लोग ले लेंगे 0 से t तक आई स्क्वायर आर dt। अब इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। देखो आई की वैल्यू को मैंने ये रख दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इधर स्क्रीन में पीडीएफ में आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक, आर इंटू डी टी। अब इधर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ DH क्या होगा, अरे शुरू से लेकर आखिरी तक में कितना हीट हुआ, तो टोटल H हुआ, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लेना, तो H माइनस 0 क्या हो गया, H हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने से पहले आप कांस्टेंट को बाहर ले आओ, ब्रैकेट को खोल लो, आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर टी। आर कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट का स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो बाहर आ गया आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर, अंदर इंटीग्रेशन में बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। बनी बात, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का। अब चलो 10वीं में आप लोग पढ़े हो, अरे नहीं पढ़े सर, अरे 10th में पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़े, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। मैंने क्या बोला, ऐसा होता है सर इसको याद करना पड़ेगा, अरे याद कर लो एक बार, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कैसे लिखूं, स्क्वायर थीटा। ये होता है भाई एक फॉर्मूला, होता है क्या बताओ, बायो वाले बताओ, बायो वाले बताओ। अरे याद आ रहा है, ये याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो अभी याद कर लेना, है ना, नहीं याद आ रहा तो अभी याद कर लेना, कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ अब देखो इसमें से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को कुछ ला सकता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास जो अवेलेबल था ना पहले से, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ था सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, अरे ओमेगा टी था तो क्या हुआ, ओमेगा टी को इसमें कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं 1 माइनस, देखो इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और 2 जो ये है इसको इधर तरफ ले आता हूँ अगली साइड, राइट हैंड साइड में, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। हम लोग इंटीग्रेट करने का जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना, वो लिखा गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब देखो ये 1 अपॉन 2 बना लिया इसको, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 बना लिया, इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा दोनों में, तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो हाफ तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी क्या होगा, टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा, टी। अरे याद है इंटीग्रेशन, 11वीं में अच्छे से पढ़े थे, बायो वालों को भी बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है सर, थोड़ा सा देखना इंटीग्रेशन का, अगर आपको अभी भी समझना है तो 2 फॉर्मूले याद करने के लिए एक वीडियो बनाया हो अभी 11th क्लास वालों के लिए मैं, हाँ नहीं मैथ्स वालों को नहीं पूछ रहा हूँ, बायो वालों को पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, मैं अपने ही चैनल में रखा हुआ हूँ, हाँ हाँ याद होगा, अच्छी बात है, ठीक। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt होता है t, मतलब कुछ नहीं है ना तो वो t बन जाता है इंटीग्रेशन के बाद, ये फॉर्मूला है भाई। हाँ नहीं नहीं दीपांशी, नो 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 नो, dx बाई dt तो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन ये सांप जैसे वाला, ये देखो सांप जैसे वाला, ये साइन सांप जैसे वाला साइन हमारा इंटीग्रेशन का है, ठीक है, एक बार देखना वो वीडियो, फिर से याद करना ताजा
ताजा याद कर उसको, यादों को ताजा करो। ठीक है, तो ये देखो इंटीग्रेशन किए, टी बन गया यहाँ पे, तो 0 से लेके टी तक अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिए, हाफ 1/2 बाहर निकल जाएगा, cos 2 ओमेगा टी बस बचेगा। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, तो cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी, मगर ये 2 ओमेगा जो है ना वो नीचे आ जाएगा, थीटा का जो होता है उसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो नीचे आ जाएगा 2 ओमेगा, साइन थीटा बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, मगर वो थीटा नहीं है वहां पे, इसलिए 2 ओमेगा उसके डिनोमिनेटर में आ गया और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो टी की जगह में एक बार वैल्यू कैपिटल टी रखो, फिर 0 रखो, दोनों को माइनस करो, और यहाँ भी स्मॉल टी की जगह में कैपिटल टी वैल्यू रखो, फिर 0 रखो और दोनों को माइनस करो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ओमेगा बाहर निकल गया, 1/4 ओमेगा बना, और साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0 होना था, तो 0 इंटू 2 ओमेगा 0 ही हो जाना है, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 0 की वैल्यू को बताओ सर, साइन 0 की वैल्यू को, साइन 0 इज इक्वल टू 0, इसीलिए साइन 0 0 हो गया। क्या बच रहा है अब, क्या बच रहा है, बच रहा है सर साइन 2 ओमेगा टी बस बच रहा है, माइनस हो गया ना 0, तो क्या बचा, देखो बचा h इज इक्वल टू, अब टोटल हीट बन गया ना इंटीग्रेशन के बाद, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर कांस्टेंट था ब्रैकेट के अंदर, t/2 माइनस 1/4 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, हम लोग एक और बात जानते हैं कि साइन 2 ओमेगा टी में से जो ये ओमेगा है वो ओमेगा क्या होता था, W टाइप दिखता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, याद आ रहा है, अरे ओमेगा इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई, अरे 360 डिग्री गोल घूमता है एक चक्कर में, अरे जो अपना आर्मेचर घूम रहा था, अल्टरनेटिंग करंट बना रहा था, और एक चक्कर में कितना समय होता है, टाइम पीरियड के बराबर है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो चलो उसकी वैल्यू रख देते हैं, देखो ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई अपॉन टी रख दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, 2 पाई अपॉन टी में से टी कैंसल, ये टी कैंसल, बचा क्या 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई यानी कि 4 पाई यानी कि 360 प्लस 360 720, कितनी होती है इसकी वैल्यू, 0 होती है। हमेशा साइन की वैल्यू ना 0 में भी 0 होती है, 180 में भी 0 होती है, 360 में भी 0 होती है, 720 में भी 0 होती है, एक साइकिल में 0 होते जाती है साइन की वैल्यू, इसलिए 0 रख दिया, तो 0 इंटू 1/4 ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आसान बन गया सर फॉर्मूला, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर, सॉरी आई नॉट का स्क्वायर, पीक वैल्यू का स्क्वायर प्लस r इंटू टी/2, देखो 0 t/2। अब देखो ये जो हीट पैदा हुआ है ये अल्टरनेटिंग करंट के कारण पैदा हुआ है, और यही वो हीट होगा जो इफेक्टिव हीट के से बनेगा, जो इफेक्टिव हीट से हीट पैदा होगा, सॉरी इफेक्टिव करंट से हीट पैदा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो इफेक्टिव करंट ही हीट पैदा करेगी। ये इफेक्टिव करंट वो करंट है जो उतने ही अमाउंट के डीसी करंट से हीट पैदा होता, इसीलिए ये फॉर्मूला अब हम लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू टोटल हीट इज इक्वल टू आई RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ये इफेक्टिव हीट है, इफेक्टिव हीट वही हीट होती है, सॉरी इफेक्टिव करंट वही करंट होता है जो इफेक्ट डालेगा हीटिंग का, जो हीटिंग का इफेक्ट पैदा करने में मदद करेगा, डीसी करंट जैसे करता है। तो हम लोग दोनों H के बराबर है, देखो H इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू R इंटू टी/2 और H इज इक्वल टू आई RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी/2, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आई RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू टी इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू R इंटू टी/2, यहाँ से R और T और T कैंसल, बचा क्या, आई RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, ये स्क्वायर के साइन को इधर ले जाओ तो अंडर रूट बन जाएगा, तो क्या मिलेगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 होल अंडर रूट, आई नॉट का स्क्वायर में से आई नॉट बचा, अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में रह गया, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707, यानी कि आई RMS होता है 0.707
पीक वैल्यू के बराबर, मतलब पीक वैल्यू के 70.7% होता है। पीक वैल्यू जो भी हो, करंट जितना हाईएस्ट जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट में, उसके 70.7% इफेक्टिव करंट होता है, जो हीट पैदा करने में मदद करता है। बोलो समझ में आया थोड़ा कि प्रवचन चल रहा है? बस नोट कर रहे हो? कुछ नोट करते जाओ। जो चीज मैं बोलता हूं और लिखता हूं उसमें काफी फर्क रहता है। फर्क मतलब ये नहीं कि कुछ और पढ़ाता हूं, बट देयर इज सम डिफरेंस, सो कीप ऑन नोटिंग डाउन समथिंग। ओके, हाँ, तो ये हुआ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू के 70%, 70.7% लिखना था, लगभग 70% होता है। तो कभी न्यूमेरिकल में पूछता है, कभी एमसीक्यू में पूछता है कि कितना परसेंट होता है IRMS पीक वैल्यू के किसी एसी करंट के, तो आप लिख सकते हैं कि 70.7%। इसी डेरिवेशन को मैं वोल्टेज के लिए भी निकाल सकता था और ईएमएफ के लिए भी निकाल सकता था। तो VRMS क्या होगा? वही होगा सर, V0 अपॉन अंडर रूट 2। V0 अपॉन अंडर रूट 2 याद आ रहा है? उस समय भी एवरेज करंट में भी ऐसी हुआ था, 2 इंटू V0 अपॉन पाई, V एवरेज की वैल्यू आती थी। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, 3 मिनट बचा है। देखो क्या बोलता है, एन इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बताता है एक अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू V इज इक्वल टू 220 इंटू साइन 100 पाई टी। देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा मैं लिखने में गलती किया था। 220 साइन 100 पाई टी, ये वैल्यू दे दिया। और हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला। और हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि V इज इक्वल टू V0 इंटू साइन ओमेगा टी, है ना? तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे और एक एक की वैल्यू पता कर लेंगे। देखो पाई टी की, ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 100 पाई। अरे ओमेगा, ये रहा ओमेगा, और यहाँ 100 पाई लिखा हुआ है। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, V0 की वैल्यू 220, है ना? ऐसे हम लोग पता कर लेंगे। और पूछता क्या है? डिटरमाइन पीक वैल्यू, RMS एंड फ्रीक्वेंसी। पीक वैल्यू पहले पता करना है। पीक वैल्यू पता करना बहुत आसान है। V0 की वैल्यू पता करना है और VRMS पता करना है और फ्रीक्वेंसी F पता करना है। तो V0 कंपेयर करते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसमें से हमको V0 की वैल्यू 220 मिल रही है। देखो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, उसमें से ये 220 है ना, 220, वो V0 की वैल्यू दिख रही है। V0 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब उसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू। अरे हमको जो फॉर्मूला मालूम है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई मिल रही है, और हमको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। नहीं याद है सर? अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता था, और 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, इसीलिए 2 पाई एफ भी होता है। इसमें से मैं दोनों चीज को इक्वेट कर देता हूँ। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, पाई कैंसल, और 2 को इधर ले आओ तो 50 हर्ट्ज मिल रहा है हमको। बोलो न्यूमेरिकल समझ में आया तो बोलो समझ में आया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 और उसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। बनेगा? बनेगा? अब देखो VRMS बोलता है, तो VRMS का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखे। VRMS इज इक्वल टू, सर VRMS कहाँ देखें? IRMS देखे तो भी क्या? VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V0 अपॉन अंडर रूट 2 यानी V0 की वैल्यू 220 इंटू 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 0.7707। मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा 155.54 वोल्ट। बनेगा ऐसा न्यूमेरिकल? बनेगा ऐसा न्यूमेरिकल? बोलो 1 मिनट से कम समय बचे, कम ऑन, बनेगा ऐसा न्यूमेरिकल? एक न्यूमेरिकल ऐसी सॉल्व करके आप लोग देखना, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी ऑफ 220 वोल्ट? पीक वैल्यू बताओ 220 वोल्ट का, यानी V की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, V की वैल्यू 220 वोल्ट दे दिया है, तो आपको V0 की वैल्यू को बताना है। कर लोगे ऐसा? बन जाएगा? कोशिश करके देखना, वी विल सी। और इस अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। हम लोग करंट के बारे में समझ गए, अब सर्किट के बारे में समझेंगे। एक सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ कैपेसिटर होगा, एक में इंडक्टर होगा, फिर रेजिस्टर और कैपेसिटर होगा, फिर रेजिस्टर और इंडक्टर होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर होगा, और रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर भी होगा। समय खत्म होने वाला है, सब फिर से ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए। कल की बात मेरे को बतानी है।